जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग भारत में हुई है इसकी। एक्चुअल में ऐसा है कि इससे पहले क्या हो रहा था कि भारत से पहले रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था अमेरिका में। अमेरिका के बिल्कुल अमेरिका की जैसा अमेरिका में होता उसी के जैसा भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1966-67 के एरिया में। एक्चुअल में इस समय कोई भी भारत में पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी। उसका एक कारण ये था कि जो 5 ईयर प्लान थे हमारे वो फेल हो चुके थे। अब 5 ईयर प्लान जो है जो फेल हुए उसके मेजर कारण की अगर बात करें क्या था, तो उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ पर एकदम से अचानक से क्या हुआ कि युद्ध लड़ने पड़े, हमें 2 युद्ध लड़ने पड़े, एक 1962 का और एक 1964 के आसपास आपका पाकिस्तान से, और फिर एक लड़ना पड़ा था आपको चाइना से। तो जब ये इतने सारे युद्ध लड़ने पड़े तो हमारी जो समस्याएं हैं वो क्या हुई, हमारी समस्या ये हुई कि हम पहले इन पड़ोसी देशों से जो है निपटें या अपनी इकोनॉमी को संभालें। तो उस वजह से भारत में लाल बहादुर शास्त्री थे और पंचवर्षीय योजना कुछ है नहीं थी, खाने के लिए हमारे पास समस्याएं थी। तो उसको देखते हुए क्या चली, हमारे यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन चली, उसका नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो शब्द है ये किसने दिया था। तो एक व्यक्ति है विलियम गोर्ड, क्या नाम है, विलियम गोर्ड ने ये वाला वर्ड जो है क्या हुआ था, दिया था। तो ध्यान रखना कि विलियम गोर्ड ने ये शब्द जो है हमें दिया है। ठीक है, किसने दिया, विलियम गोर्ड ने ये शब्द दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व की हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वर्ल्ड में, किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड ऑफ फादर ग्रीन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड ऑफ फादर ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो तब आप कहोगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या हो जाएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग जो है ये ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने क्या किया था, विश्व में हरित क्रांति शुरू की थी। स्टार्टिंग में इन्होंने जो हरित क्रांति शुरू की थी वो की थी कहाँ पर, मैक्सिको में। कहाँ पर की थी, मैक्सिको में की थी। फादर ऑफ ग्रीन इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसका तो सभी को पता है, मुनुकुंब संबाशिवन जो है संबाशिवन स्वामीनाथन, या हम कह सकते हैं एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एम.एस. स्वामीनाथन। ये जो है हाल ही में अभी इनकी जो है मृत्यु भी हुई है, 93 ईयर में के थे ये, और अभी इनकी जो है मृत्यु भी हुई है। अगर रीज़न की बात करें कि हरित क्रांति क्यों हुई है और इसके कारण क्या रहे हैं, तो कारण तो ये था कि एक तो हमारे पास कोई अच्छी प्रजाति नहीं थी। अच्छी प्रजाति के क्या नहीं थे, अच्छी प्रजाति के जो सीड्स हैं, जो अच्छी प्रजाति के बीज हैं वो हमारे पास नहीं थे। दूसरे नंबर पर इसका कारण ये था कि जो हमारे पास इरिगेशन की जो चीज़ें हैं, इरिगेशन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो इरिगेशन में क्या हुआ, इरिगेशन में काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ, इस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो इरिगेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ इससे। इसके अलावा और क्या हो सकता, ठीक है, इनमें इम्प्रूवमेंट करना था। और इसके अलावा और क्या कोशिश हो सकते हैं कि तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो किसान थे वो ज़्यादा जागरूक नहीं थे, तो उनको जागरूक करने के लिए भी ये वाली जो पॉलिसी है ये लेकर आई गई थी। इसी को कहा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट की बात करें कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये हो गया कि हमारे पास जो टॉप लेवल के सीड्स हैं, हमने सीड्स जो हैं वो क्या कर लिए, मंगा लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, सीड्स। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आप कह सकते हैं कि इरिगेशन जो है हमने क्या कर लिया, जो सिंचाई है
उस सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया। हमने जो अच्छी क्वालिटी के बीज हैं उन बीजों को लाना शुरू किया। इसके अलावा जो शीघ्र पकने वाली जो प्रजाति हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि जो शीघ्र पकने वाली प्रजाति हैं उन प्रजाति के ऊपर भी काम किया। शीघ्र पकने वाली प्रजाति को हम लेकर आए। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उनको भी हमने अपनी जो फार्मिंग है उसमें यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, ठीक है, तकनीकी साधन कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, तकनीकी साधन। तकनीकी साधनों का धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये तो हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव हैं। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन के निगेटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके निगेटिव इफेक्ट क्या थे, इससे क्या हुआ कि ये एक जो है सीमित क्षेत्र में रहा। ठीक है, ये क्या रहा, सीमित क्षेत्र में रहा। सीमित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये केवल आपका पंजाब, हरियाणा और यूपी तक ही जो है सीमित रहा। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या हुई, इससे जो है सैलाइन आपकी जो खेत हैं, प्लेन्स हैं, सैलाइन जो है हमारी जो है क्या हो गई, सॉइल सैलाइन हो गई। भूमि जो है इससे क्या हो गई, लवणीय हो गई। अब लवणीय कैसे हो गई कि हमारे पास जो खेत थे उन खेत में हमने हिसाब से ज़्यादा क्या किया, इरिगेशन किया, हिसाब से ज़्यादा सिंचाई की। तो हिसाब से ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से क्या हो गई, भूमि लवणीय हो गई। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म को क्या दिया, बढ़ावा दिया। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म को हमने क्या कर दिया, कैपिटलिज्म को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कैपिटलिज्म को कैसे बढ़ा दिया कि जो किसान छोटे हैं उनकी आय जो है कम रही और जो किसान हैं उनकी आय बढ़ गई और प्राइवेटाइजेशन उसमें आ गया, निवेश लोग कृषि में करने लगे। तो कैपिटलिज्म को भी हमने क्या कर दिया, इसमें बढ़ा दिया। ठीक है, इसके अलावा जो हमने और क्या चीज़ें की, और हमने केमिकल, जो हम कह सकते हैं केमिकल का बहुत ज़्यादा हमने इसमें यूज़ करना शुरू कर दिया। अब केमिकल का जब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे होगा क्या, केमिकल के ज़्यादा यूज़ से जो हमारी जो भूमि थी उसकी जो फर्टिलिटी थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। तो जो भूमि की जो उर्वरकता है उस उर्वरकता को भी अगर देखा जाए तो वो उर्वरकता भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो ये इसके क्या थे, कुछ नुकसान थे। इसके अलावा और एक नुकसान ये भी कह सकते हैं कि एक ही फसल पर एक ही फसल, और एक ही फसल क्या है वो, या तो आपकी राइस है या आपका व्हीट है, इस पर ही जो है वो क्या किया गया, जोर दिया गया। ठीक है, इस पर जोर दिया गया। हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति हमारे यहाँ पर दो चरण में हुई है। एक है 1967 से 1968 के आसपास से 1980 तक, और दूसरा जो फेज़ रहा है उसका 1981 से और ये रहेगा 1993 तक के आसपास का मान सकते हैं आप। ठीक है, 19 इसको आप ये कह सकते हैं कि 1993 है, ये 1993 है, आप ये कह सकते हैं इसको 1981 से। इसमें क्या है, इसमें दो फसलों पर जोर दिया गया। एक तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें एक तो चावल पर, और दूसरा जो आप कह सकते हैं कि इसमें मस्टर्ड पर जो है क्या किया गया, जोर दिया गया। तो इसमें चावल पर और मस्टर्ड का मतलब है आप कह सकते हैं कि तिलहन, जो तिलहन है उस तिलहन पर क्या किया गया, जोर दिया गया। चावल पर और मस्टर्ड पर क्या किया गया, जोर दिया गया। तो ये हरित क्रांति का दूसरा फेज था। अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा भी की है कि बोल रहे हैं कि अब हम तीसरे फेज को लेकर आएंगे। तो हरित क्रांति में कुछ जैसे डीएपी, एनपीके, उनके बारे में और जान लेते हैं कि डीएपी और एनपीके क्या हैं, उसके बारे में और थोड़ा सा आप जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें कि अगर आपका ये जो रेशियो दे रखा है कि एनपीके क्या होता है, तो एनपीके को आप कह सकते हैं कि सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, ये क्या होता है कि जब हमें
क्या करना होता है, जब हमें कोई बीज वगैरह बोना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो कितना रखना होता है, नाइट्रोजन कम, फास्फोरस ज़्यादा और पोटेशियम कम, ये इसका रेशियो होता है। और अगर कोई ऐसा है कि मान लो आपने फसल बो दी, बड़ा हो गया पौधा, तो उसके बाद उस रेशियो को थोड़ा चेंज कर लेंगे, 2:1:1 कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये है नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे, नाइट्रोजन क्या करता है, जो पौधे की जो रूट होती है उसको डेवलप करता है, ठीक है, जो रूट होगी उसको डेवलप करेगा। और इसके अलावा रूट डेवलप के अलावा क्या करेगा, जो हम कह सकते हैं हिंदी में अगर इसको कहें, जो नाइट्रीकरण होता है, नाइट्रीकरण होता है, उस नाइट्रीकरण को करने का ये क्या करेगा, काम करेगा। क्या करेगा, नाइट्रीकरण को करने का काम करता है ये, ठीक है, नाइट्रीकरण को करने का काम करता है। इसके अलावा और क्या होता है, अगर आप देखा जाए तो जो प्रोटीन होते हैं, जो इसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करेगा इसकी। इसके अलावा और क्या करेगा, जो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपका पौधे को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो है क्या करता है, ये पूर्ति करता है। तो ये इसके मेजर काम होते हैं, प्रोटीन की पूर्ति करना, नाइट्रीकरण करना, डेवलप करना और कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति करना, ये नाइट्रोजन के काम होते हैं। फास्फोरस की अगर बात करेंगे तो पौधों में जो श्वसन होता है, तो हम कह सकते हैं कि पौधों में जो श्वसन होता है, श्वसन को करता, प्लांट में जो रेस्पिरेशन होती है, उस रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया में जो सबसे बड़ी जो भूमिका है, प्लांट की जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, इसकी जो सबसे बड़ी भूमिका है वो किसके द्वारा होती है, फास्फोरस के द्वारा होती है। इसके अलावा जो आपका फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, क्या होता है आपका फोटोसिंथेटिक, जिसको हम क्या कह देते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी फास्फोरस के द्वारा ही होती है, इसलिए फास्फोरस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम क्या करता है, इसकी एक तो बढ़ाता है इम्यूनिटी, ठीक है, क्या करता है, इसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा जो वाटर की अगर हम बात करें, वाटर का आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ्यूज़न होता है, वाटर का जो ट्रांसफ्यूज़न होता है, ठीक है, वाटर ट्रांसफ्यूजन होता है, हम कह सकते हैं जल स्थानांतरण, जल स्थानांतरण, जैसे जड़ से तने तक जो जाएगा वो कौन करेगा, पोटेशियम जो है इसका काम करता है। इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम पोटेशियम कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अब आता है थोड़ा सा एक पॉइंट और है, पोटेशियम से तो यही 2-3 पॉइंट बन रहे थे। इसके अलावा यूरिया क्या हो सकता है, अगर आपसे कहें तो यूरिया एक नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता, जब भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है तो यूरिया क्या करता है, एक बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता होता है किसका, नाइट्रोजन का। अभी एक होता है आपका स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, क्या होता है, दरअसल देखो क्या होता था, पहले क्या होता था, इस तरीके से यूरिया के दाने होते हैं कुछ ये, जब कोई प्लांट ऐसे खड़ा हुआ है और इस प्लांट में हमने क्या किया, यूरिया डाला, तो यूरिया डालने के बाद क्या हुआ कि इसको जितना यूरिया चाहिए था इसको तो थोड़ा सा ही मिला, बाकी जो खराब जो भूमि थी खाली उस पर ज़्यादा चला गया। तो इसमें क्या हुआ, फिर इसका यूरिया की खपत ज़्यादा हो रही थी, सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है नैनो लिक्विड यूरिया का डेवलप किया है कि नैनो लिक्विड यूरिया को अगर आप इसके ऊपर डालेंगे तो एक तो खर्च कम होगा, खर्च कम क्या क्या, आप ये मान लो कि 400 से 500 रुपये के आसपास जो है वो सीसी मिल रही है उसकी आधा लीटर वाली, और वो आप क्या कर दो, इसको डाल दो, और वो भी 1 एकड़ में, वो भी कितने में, 1 एकड़ में, और 1 एकड़ में पहले डल रहे थे कम से कम 5 से 7 बैग, तो खर्च जो है वो बच जाएगा। तो जो ये जो घुलता है ना भूमि के अंदर, जो यूरिया जो भूमि के अंदर जाता है,
उस भूमि के अंदर जाने वाली कंडीशन को ही क्या कहा जाएगा, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र कहा जाएगा। एक क्या था कि यूरिया का बहुत ज़्यादा जो है क्या हो रहा था, अगर आपसे देखा जाए तो यूरिया का हम कह सकते हैं गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। यूरिया होता तो बेसिकली होता है किसके लिए, खेत में डालने के लिए, पर इसका जो है क्या हो रहा था, खाद्य पदार्थों में ज़्यादा यूज हो रहा था। और खाद्य पदार्थों के अलावा हम कह सकते हैं कि इसके अलावा और इसकी जो है स्मगलिंग भी हो रही थी, इसकी स्मगलिंग भी हो रही थी। तो स्मगलिंग होने की वजह से भी क्या हुआ, इसको यूरिया को क्या करना पड़ा था, नीम कोटेड यूरिया करना पड़ा था। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नैनो लिक्विड यूरिया, तो नैनो लिक्विड यूरिया बनाने वाला वर्ल्ड का जो फर्स्ट कंट्री है, वर्ल्ड की जो फर्स्ट कंट्री है वो है आपकी क्या, इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड की जो फर्स्ट कंट्री है वो कौन सी है, इंडिया है। इंडिया ने 31 मई 2021 को क्या कर दिया था, 31 मई 2021 को ये लॉन्च किया था, और इसको लॉन्च किया था गुजरात में। कहाँ पर किया था, गुजरात में। अब तो ये पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है, भारत इसको दे रहा है। ये भी ध्यान रखना कि भारत ने वर्ल्ड को भी देना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब हम हरित क्रांति के बारे में पढ़ लिए। हरित क्रांति से 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हरित क्रांति की मुख्य फसल जो है, अगर आपसे पूछा जाए मेन क्रॉप्स कौन सी थी, तो हरित क्रांति की जो मेन क्रॉप्स हैं वो थी 3। एक तो थी राइस, ठीक है, नंबर 2 पर था आपका व्हीट, और नंबर 3 पर आपका था मेज़, मक्का। ठीक है, ये 3 फसल आपकी जो है थी। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, राइस के। राइस इज़ ए मेन क्रॉप्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, देश की मुख्य पूरी दुनिया की मुख्य फसल है, और मुख्य के साथ साथ ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ भी है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अगर खाई जाती है तो ईटिंग एलिमेंट अगर कोई है तो वो क्या है आपका, ईटिंग एलिमेंट में अगर आपसे पूछा जाए तो वो है आपका क्या, राइस। इट इज़ ए ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। इसका मतलब क्या है कि ये गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होती है। अब तो ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई है कि ये रबी खरीफ जाए तीनों में हो जाती हैं, बट ये जो है आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। क्या है ये, उष्ण कटिबंधीय फसल है। समझ पा रहे हैं आप, क्या है ये, उष्ण कटिबंधीय फसल है। दुनिया में अगर देखेंगे तो चीन जो है पहले नंबर पर है। चीन का जो है वो क्या है, प्रथम स्थान है चावल पैदा करने में। भारत में वेस्ट बंगाल, यूपी और आंध्र प्रदेश, बहुत सारी जगह इसको कन्फ्यूजिंग में है, तो कन्फ्यूज इसको दूर कर लेना। ठीक है, अगर आपसे देखा जाए तो क्या होगा, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो है बंगाल में 3 तरह की जो है क्या होती है, बंगाल में 3 तरह की जो है हम कह सकते हैं कि क्रॉप्स होती हैं। इसको ज़रा ध्यान मत देना, इसकी स्पेलिंग जो है गलत हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में 3 टाइप की जो हैं क्या होती हैं, ये क्रॉप्स होती हैं। एक का नाम होता है अमन, एक का नाम होता है ओस, और एक का नाम होता है बोरो। तो रबी, खरीफ और जायद तीनों में जो है पश्चिम बंगाल में जो है क्या होता है, इसकी हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि तीनों प्रकार की जो फसलें हैं वो रबी, खरीफ, जायद में वो कहाँ पैदा होती हैं, वो पश्चिम बंगाल में पैदा होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया चावल के बारे में। अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल हमारे देश का लगभग 13.6% चावल पैदा करता है। यूपी आपका 12.8% चावल पैदा करता है। और अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश को तो 9.96% जो है ये चावल पैदा करता है। ठीक है, समझ में आई बात, ये क्या करेगा, 9.96% चावल पैदा करता है। भारत की अगर बात करें कि भारत विश्व का कितने प्रतिशत चावल पैदा करता है, तो लगभग आप ये मान लीजिए कि 21% के आसपास भारत जो है क्या करता है, विश्व का चावल पैदा करता है। ठीक है, 21 है, 21.9 है, कुछ जगह 22% भी दे रखा है। तो अगर 21.9 नहीं है तो फिर आपको 22 मानना पड़ेगा। ठीक, अगर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हिमालय रीजन की अगर बात करें
तो हिमालय रीजन में क्या होता है, या आपका साउथ ईस्ट जो रीजन है, इस रीजन में जो आपकी खरीफ की फसल होती है, खरीफ फसल में क्या होता है, आपका खरीफ की फसल में चावल पैदा होता है। ठीक है, चावल क्या होता है, चावल पैदा होता है। क्लियर हो गई बात। खरीफ की फसल में चावल जो है पैदा होता है, वो सॉरी बोया जाता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये कब बोया जा रहा है, तो ये खरीफ की फसल में बोया जा रहा है। वैसे है कैसा है, ट्रॉपिकल है, बट यहाँ जो है ये अलग तरीके से बोया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है कि अगर विंटर में देखें कि कुछ ऐसे स्टेट हैं कि वो विंटर में जो है इसको उगा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, एक राइस है आपका सरब, सरब राइस की अगर बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपके जो सर्दियों में चावल पैदा होते हैं उसको कहते हैं सरब। ऐसे ही एक आपका आता है मुंडकन। ठीक है, क्या है आपका, मुंडकन। तो मुंडकन की, मुंडकन राइस की बात करें तो मुंडकन राइस जो है आपका वो होता है कहाँ पर, केरला में। मुंडकन राइस होता है केरला में। इसके अलावा एक राइस और होता है जिसका नाम है आपका सांबा। सांबा राइस की अगर बात करेंगे तो सांबा राइस होता है आपका बिहार में। ठीक है, कहाँ पर होता है, बिहार में होता है। इसके अलावा और अगर सांबा के अलावा और देखेंगे तो सॉरी यार, सांबा बिहार में नहीं होता। सांबा जो होगा आपका, सांबा होगा मेरे हिसाब से तमिलनाडु में, सांबा होगा तमिलनाडु में। अब बिहार में जो होगा, बिहार में होता है अफ़गानी, ये होता है अफ़गानी। ठीक है, अफ़गानी, अफ़गानी जो है कहाँ होगा, अफ़गानी होगा आपका बिहार में। ठीक है जी, अफ़गानी होगा बिहार में, ये है। एक है आपका और अलग अलग तरह के हैं, तो मेजर आपसे यही पूछ सकता है कि वो सरब राइस जो है सर्दियों में कौन से राज्य में पैदा होता है, मुंडकन राइस सर्दियों में कौन से राज्य में पैदा होता है, संबा राइस सर्दियों में कौन से राज्य में पैदा होता है, ये है। इंडियन राइस रिसर्च सेंटर की अगर बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि इंडियन राइस रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है। ठीक है, कटक उड़ीसा में क्या है आपका, इंडियन राइस रिसर्च सेंटर है। और अगर इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट की अगर बात करें हम तो क्या है आपका, तो ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, ये है आपका फिलीपींस में। ठीक है, ये कहाँ है, फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी की अगर बात करेंगे, आपसे पूछेगा कई बार, तो क्या है आपके फिलीपींस की राजधानी, मनीला। क्या है फिलीपींस की राजधानी जो है वो क्या है, मनीला है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। क्लियर, ऑल क्लियर, मज़ा आ रहा है, बोरियत हो रही है, बोरियत भी हो रही होगी क्योंकि इसमें ऐसा है नहीं, नाच के तो दिखाया नहीं जा रहा। हाँ जी, अगर तुम्हें नाचने वाली अभी कुछ दिख जाती ना, इसमें कोई नाच रही होती तो ऐसा तुम्हें बोरियत, 4 घंटे की क्लास होती तो तुम 5 घंटे बैठते नाच नाच के पढ़ाती हो। जैसे वो 1-2 मैडम है ना, वो काला सा तिल लगा के आ जाती है और वो कहती है ओह ये ओ माई गॉड, ये तुमने क्या कह दिया। बच्चे कह रहे हैं मैडम आप मिस वर्ल्ड में ट्राई क्यों नहीं कर रही, अब मिस वर्ल्ड तरीके से करो यार काम को, ऐसे थोड़ी होता है। चलो गोल्डन राइस के बारे में बताओ यार क्या होता है। गोल्डन राइस की बात करेंगे तो गोल्डन राइस जो है ये एक हल्का सा येलो कलर का जो है क्या है, राइस है, हल्का सा येलो कलर का होता है। और इसके अंदर की अगर बात करें तो इसके अंदर हम बीटा कैरोटीन जो है क्या होता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गोल्डन राइस को जो बनाया गया था बेसिकली इसमें विटामिन ए को डालने के लिए बनाया गया था। ठीक है, विटामिन ए की पूर्ति जो है ये करता है गोल्डन राइस। ठीक, क्लियर है। अगर डिजीज़ की बात करें कि इसको डिजीज़ क्या होती है, तो एक रोग है जिसका नाम क्या है, खैरा। ठीक है, ध्यान रखना कि खैरा रोग जो है सबसे ज़्यादा किसको होता है, चावल को होता है खैरा रोग। इसके अलावा आपका एक पोकल्ली राइस की और बात करते हैं तो ये सैलाइन वाटर में जो है क्या है, ये आपका पैदा हो जाता है। तो अब एक राज्य है जिसका नाम है केरला। केरला की अगर बात करें तो केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है आलापुझा। ठीक है, आलापुझा जो है ये है आलापुझा। ठीक, तो आलापुझा की अगर बात करें तो आलापुझा में सैलाइन वाटर में भी पोकल्ली राइस जो है क्या होता है,
जो है पैदा हो जाता है। एक पॉलिश्ड राई है ये, पॉलिश्ड जो है पॉलिश वाला जो हम कह सकते हैं कि पॉलिश्ड राइस है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा जान लो क्या है पॉलिश्ड राइस। ठीक, पॉलिश्ड राइस के बारे में अगर देखा जाए क्या है पॉलिश्ड राइस, तो जो चावल है, चावल का जो पॉलिश होता है, बेसिकली हम यहाँ छिलके की बात कर रहे हैं, छिलका जो होता है पॉलिश उसी को कहा जा रहा है यहाँ। तो चावल का जो पॉलिश होता है उसके अंदर अगर देखा जाए तो विटामिन B1 होता है। कौन सा होता है? विटामिन B1 होता है। और B1 का रासायनिक नाम आपको पता ही होगा, क्या है यार, जल्दी से बताओ जरा, मेरे दिमाग से स्किप सा हो रहा है, क्या है? तो इसका नाम है थायमीन। इसका नाम क्या है? थायमीन है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है थायमीन है इसका नाम। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि चावल के खेत से कौन सी गैस निकलती है? चावल के खेत से गैस की अगर बात करें, गैस कौन सी निकलती है? तो यहाँ पर चावल के खेत से गैस की अगर बात करेंगे तो गैस है आपकी मीथेन। ये वाली बात ध्यान रखना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? एक टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक का नाम क्या है? राइस। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे आपका वीट हो जाएगा, इसके अलावा मिलेट्स हो जाएंगे, मिलेट्स के अलावा आपका और क्या हो सकता है? आपका पियर मिलेट्स हो गए, बाजरा हो जाएगा, बाजरे के अलावा मक्का, इसके बारे में मतलब A to Z डिटेल में जानकारी, ऐसे नहीं कैसे मोटा मोटा, डिटेल में बाकायदा। वीट की अगर बात करेंगे, गेहूं की अगर बात करें हम, तो गेहूं के बारे में आपका क्या कहना है कि गेहूं की अगर बात करेंगे तो गेहूं जो है आपकी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जो है क्रॉप्स है, जिसका यूज जो है वो किसके लिए किया जा रहा है? फूड के लिए किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट पर आपका राइस है, ये सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप्स है जिसका यूज हम क्या करते हैं? हम कह सकते हैं खाने के लिए हम करते हैं। अगर हम बात करें कि ये कैसी क्रॉप्स है तो आप क्या कहोगे? या इसको ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, कैसी है? तो उसके बारे में तो बात बाद में करेंगे। चलो बता ही दे रहा हूँ, जब आपका टेम्पर्ट जोन की जो है ये क्रॉप्स है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि ये जो है क्या है? टेम्पर्ट जोन की जो है क्या है? क्रॉप्स है। टेम्पर्ट जोन की क्रॉप्स का मतलब क्या है? आप ये कह सकते हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक, इसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे? और उसके बारे में अगर बात करें तो और क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि इसको जो बोया जाता है वो कब बोया जाता है? तो इसको बोया जो जाएगा वो बोया जाएगा खरीफ की फसल में। ठीक है, कब बोया जाता है इसको? खरीफ की फसल में बोया जाता है। ठीक, और इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके 85% हिस्से में, आपका नॉर्दर्न पार्ट जो है, जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, उस उत्तरी हिस्से में क्या किया जाता है? ये भारत के उत्तरी हिस्से में बोया जाता है। ठीक है, भारत के अगर टोटल एरिया की बात करें तो भारत के टोटल एरिया, ठीक है, भारत के टोटल एरिया के 14%, भारत के टोटल एरिया के 14% पार्ट पर जो है क्या होता है? आपका व्हीट जो है क्या किया जाएगा? बोया जाता है। ठीक है, गेहूं जो है क्या किया जाता है? बोया जाता है। भारत के कितने परसेंट भाग पर? 14% भाग पर ये बोया जाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। आगे अगर देखें और क्या होगा तो आप आगे ये भी कह सकते हैं कि गेहूं से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो भारत में जो एक गेहूं की बात करें तो मैक्रोनी गेहूं से क्या बनती है? सूजी बनती है। गेहूं की एक प्रजाति है मैक्रोनी, मैक्रोनी एक गेहूं की प्रजाति है, मैक्रोनी गेहूं। ठीक है, आप क्या कहोगे? मैक्रोनी व्हीट।
मैक्रोनी व्हीट से क्या बनती है आपकी, सूजी बनती है। क्या बनती है, ये। तो इससे क्या बनती है, मैक्रोनी वाला जो व्हीट है उससे क्या बन रही है, सेमोलिना बन रही है। ये क्या बन रही है, सूजी बनती है इससे। ठीक है भैया, क्या बनती है इससे, सूजी बनती है। और इसी को कई बार जो है सॉलिड व्हीट या कठोर गेहूं भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कठोर गेहूं भी कहा जाता है। कठोर गेहूं भी कहा जाता है। क्लियर हो रही है बात, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास और 2-4 फैक्ट बचे हुए हैं, उसको और बता देता हूँ मैं तुम्हें, जिससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें वास्तव में हैं। देखो, एक आता है आपका पूसा, पूसा बेकर। पूसा बेकर जो व्हीट होता है, पूसा बेकर प्रजाति का जो व्हीट होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। पूसा बेकर प्रजाति का जो व्हीट होगा, इससे आप जो है वो क्या बनाएंगे, बिस्किट बनाते हैं। ठीक है, पूसा बेकर जो व्हीट होता है इससे आप क्या बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं। क्लियर है बात, इससे क्या बनाते हैं आप, बिस्किट बनाते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, तो गेहूं में ग्लूटीन। ठीक है, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लूटीन प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसकी कुछ मेजर्स जो हैं हम कह सकते हैं जनरेशन हैं या प्रजाति कह सकते हैं, कल्याणी, सोना, कुदुम, अर्जुन, ये इसकी जो है मेजर फसलें हैं। ठीक है, कल्याणी, सोना, इसके अलावा ये आ जाएगा आपका कुदम आ जाएगा, इसके अलावा आपका अर्जुन आ जाएगा। अर्जुन, अर्जुन यार एक उसकी पेड़ की भी फसल प्रकार होता है, उसको भी ध्यान रखना, अर्जुन आ जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर बात करेंगे तो एक इसमें बोनेपन का जीन आता है। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसके बोनेपन का जो जीन होता है उसको क्या कहते हैं, इसके बोनेपन का, बोनेपन का जीन होता है, जो ये पौधे बड़े से छोटे रह जाएं तो उस जीन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेरिन10। क्या कहते हैं उसको, नेरिन10 कह देते हैं उसको। बोनेपन के जीन को क्या कहते हैं, बोनेपन के जीन को कहते हैं नेरिन10 कहते हैं उसको। ठीक है, और इसके डिजीज़ की अगर बात करें कि डिजीज़ कौन है, तो इसमें आ जाएगा आपका ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट आ जाएगा। इसके अलावा ब्लैक रस्ट। वैसे रस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं ये, ब्राउन, ब्लैक और आपका येलो रस्ट। ठीक है, 3 प्रकार के रस्ट होते हैं इसमें। एक तो होता है ब्राउन रस्ट, एक होता है ब्लैक रस्ट और एक होता है आपका येलो रस्ट। ये 3 टाइप के हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूस जो कर रहा है इसको, वो कौन कर रहा है, तो आप नंबर 1 पर कह सकते हैं कि सर चीन है, चाइना है। नंबर 2 पर आपका आ जाएगा इंडिया और नंबर 3 पर आ जाएगा आपका रसिया आ जाएगा यार। ठीक है, तो ये 3 देश जो हैं क्या है, इसको कर रहे हैं पैदा, चीन, भारत और रूस। आगे बढ़े, चलो मिलेट्स के बारे में बात करते हैं कि मिलेट्स क्या होते हैं। देखो 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या घोषित किया कि 2018 को इंडियन गवर्नमेंट ने मिलेट्स ईयर घोषित किया। ठीक है, क्या किया उसने, मिलेट्स ईयर घोषित किया। क्या किया भैया, मिलेट्स ईयर जो है वो क्या किया, मिलेट्स ईयर घोषित किया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि यूएनओ ने क्या किया, यूएनओ ने 2023 को मिलेट्स, ठीक है, मिलेट्स ईयर जो है वो क्या किया है, मिलेट्स ईयर घोषित किया है। ठीक है, मिलेट्स होते क्या हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे ज्वार, बाजरा, ठीक है, रागी, ये सब ज्वार,
तो क्लियर हो रही है, इसको कहा जाएगा फिंगर मिलेट कहा जाएगा इसको। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, फिंगर मिलेट कहा जाएगा। ज्वार बाजरे की बात करें तो उसको पीयर मिलेट कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा पीयर मिलेट। पीयर मिलेट्स कहा जाएगा। ठीक है, ये मोटे अनाज होते हैं, तो मोटे अनाज में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मोटे अनाज की और क्या बात करें, तो अब सीधा टॉपिक पे ही आते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या और क्या हो सकता है। पीयर मिलेट्स की बात करेंगे तो ये हो गया आपका बाजरा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, बाजरे की बात कर रहे हैं। तो बाजरे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बाजरे में क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो है सबसे पहले आप कह सकते हैं कि ये खरीफ क्रॉप्स है। कौन सी क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स जो है ये आपकी खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, क्या है, खरीफ फसल है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि खरीफ है और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में इसको खरीफ में ना रख के इसको रबी में रखा जाता है। ये बात भी ध्यान रखने वाली है। ठीक है, और इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए, इसके लिए मिट्टी चाहिए ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए या आपकी सैंड वाली मिट्टी होनी चाहिए, जैसे राजस्थान में होती है। ये दो तरह की होती है। ये अगर पूछा जाए कि मेजर कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है तो राजस्थान, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सर यूपी, फिर हरियाणा भी हो सकता है और गुजरात भी हो सकता है सर। ठीक है, तो ये सारे के सारे मिलेट से पॉइंट बन गए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद नया आया मीज़, इसका मतलब है मक्का। मक्का आप ये कह सकते हैं कि सर मक्का एक जो है यूएसए का, ये चमक नहीं रहा तो ये चमकेगा, यूएसए का क्या है, यूएसए का पौधा है। और भारत में इसे अगर बात करें, भारत में इसे कौन लाया, तो भारत में इसे पुर्तगाली लेकर आए थे। भारत में इसे पुर्तगाली लेकर आए। ठीक है, भारत में इसे पुर्तगाली लेकर आए थे। क्लियर है बात। इसका अगर मेजर यूज़ क्या होगा तो आप कह सकते हैं कि जो बायोटिक जो आपका फ्यूल होता है, बायोटिक फ्यूल के लिए इसका यूज हम करते हैं। क्या करते हैं, बायोटिक फ्यूल बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं जैविक ईंधन। जैविक ईंधन या बायोटिक फ्यूल बनाने में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये आपकी रबी, खरीफ और जायद, तीनों में जो है ये फसल क्या होती है, पैदा होती है। ठीक है, रबी खरीफ जायद में ये पैदा होती है। इससे और क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो ग्लूकोज, अल्कोहल, ये भी इससे बनता है। ठीक है, इससे एक आप ये कह सकते हैं कि अल्कोहल, नंबर 2 इससे क्या बनता है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ये बनता है इससे। बायोडीजल के बारे में मैंने बता दिया। इसके अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसके अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन कौन सा है, तो आप ये कह सकते हैं सर इसके अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है जेन। इसके प्रोटीन का नाम क्या है, जेन है। और ये क्या है, बायोसेक्सुअल प्लांट है। बायोसेक्सुअल प्लांट है, मतलब आप कह सकते हैं उभय लिंगी पौधा है। उभय लिंगी का मतलब है कि इसे कोई मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप में ही सर्वशक्तिमान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैदा होती है यूएसए में, और भारत में जो पैदा हो रही है वो कहाँ हो रही है, कर्नाटक।
कर्नाटक के अलावा आपका एमपी, इसके अलावा आपका तमिलनाडु, यहाँ पर ये पैदा होती है। ठीक है, और इसकी डिजीज़ की अगर डिजीज़ की बात करें कि इसको रोग कौन सा होता है, तो तुलिसिता कहते हैं उसको हिंदी में, तुलिसिता, तुलिसिता इसको रोग होता है। या आप कह सकते हैं डाउन, ये कुछ ऐसे है यार, इसको कहते हैं डाउनी मिल्डेव, डाउनी मिल्डेव कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? डाउनी मिल्डेव कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा। देखो एक पेज पे आ गया आपका क्या, मेज़ मक्का, पूरा देख सकते हैं आप। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा बार्ले। बार्ले का मतलब होता है जौ। कई जगह इसको यव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? यव। ठीक है, जौ की अगर बात करें तो सिंधु घाटी, सिंधु वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था आपने। ठीक है, कौन सा? सिंधु वैली सिविलाइजेशन। सिंधु वैली सिविलाइजेशन में इसकी जानकारी है। ठीक है, सिंधु वैली सिविलाइजेशन में आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में इसका क्या है? वर्णन है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका जो है क्या है? जिक्र है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका क्या है? जिक्र है। क्लियर है इतनी बात? सिंधु घाटी सभ्यता में इसका क्या है? जिक्र है। इसके अलावा और क्या होता है कि ये क्या करता है? फाइबर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये क्या करेगा? फाइबर एंड कोलेस्ट्रॉल, फाइबर और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? ये फाइबर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, क्या करेगा? फाइबर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। क्लियर? फाइबर और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? ये कम करता है। ठीक, इसके अलावा और क्या करता है ये आपका जो बियर होती है ना, बियर, बियर एक तरह की अल्कोहल ही है, शराब ही है। बियर बनाने में ये क्या होता है? बियर बनाने में काम आता है। बियर बनाने में क्या होता है? काम आता है। बियर बनाने में क्या आएगा? काम आएगा। ठीक है, ये हो गया बार्ले। इसके बाद आएगी पल्सेस, दलहन, दाल क्या क्या होती हैं। तो दाल की अगर बात करेंगे तो यार इसमें एक क्वेश्चन और रह गया कि जो कहाँ कहाँ पैदा होता है, तो आप कह सकते हैं यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जो है क्या होगा? पैदा होगा। ठीक है, पूरा बता रहा हूँ। सिंधु वैली सिविलाइजेशन में आया था। इसके अलावा फाइबर और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? ये कम करता है। और बियर इससे जो है क्या बनती है, और यूपी, हरियाणा, राजस्थान में पैदा होता है। दलहन की अगर बात करेंगे, दलहन में तो आप ये कह सकते हैं कि दलहन रबी और खरीफ की क्रॉप्स हैं मेन रूप से। रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ की क्या हैं? ये क्रॉप्स हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के हिसाब से इंडिया इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और इसका प्रोड्यूसर भी है। इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और इसका सबसे बड़ा क्या है? ये उत्पादक भी है। ये इसका उत्पादक भी है और ये इसका उपभोक्ता भी है। और हम दाल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं? दाल ही करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो हम करते हैं वो क्या करते हैं? दाल ही करते हैं। क्लियर है? और दाल की अगर बात करें तो आपका एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दालें होती हैं। दाल में भी अगर एक दाल है सबसे ज़्यादा फेमस है, अरहर की दाल, अरहर। तो अरहर की जो दाल है
अरहर की दाल का जन्म स्थान माना जाता है अफ्रीका। अरहर की दाल का जन्म स्थान क्या माना जाता है? अफ्रीका माना। अरहर का मतलब होता है पिजन पी। अब ऑयल सीड के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, तो ये ऑयल सीड की जो तेल वाली जो फसलें हैं ये क्या हैं आपका, मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो हैं आपकी कैसी फसलें हैं, और रबी एंड खरीफ, रबी एंड खरीफ की फसलें, रबी की और खरीफ की जो है क्या हैं फसलें हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो वो है मूंगफली, पीनट। ऑयल सीड में पीनट, गरीबों का बादाम कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? गरीबों का बादाम, पीनट। ठीक है। मूंगफली, ऑयल के लिए सबसे ज़्यादा जो बोया जा रहा है वो जा रहा है मूंगफली। ठीक है। मूंगफली में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक पेगिंग एक क्रिया होती है। पेगिंग क्या होता है? तो पेगिंग में आप ये कह सकते हैं पॉलिनाइज जो होता है, आपने वो देखा ना पॉलिनेशन, सुना होगा पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन के जैसे ही हम क्या करते हैं, पेगिंग होता है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है फूलों को जड़ तक उसको टच करवाया जाता है, तो उसमें पॉलिनेशन करवा देते हैं, उस क्रिया को पेगिंग कहते हैं। ठीक। इसके अलावा बात कर लेते हैं मस्टर्ड की, और इससे एक क्वेश्चन और है कि इसको डिजीज होती है जिसका नाम होता है टिक्का। फेमस डिजीज है इसकी टिक्का। मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड आपका मेनली इंडिया में तो काफ़ी सारा यूज़ हो ही रहा है। मस्टर्ड की बात करें तो सॉइल की बात करें तो ये इसमें कई बार पूछा जाता है कि यार इसमें जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, तो एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है। एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड की वजह से इसमें क्या आती है, स्मेल आती है। और एथिल आइसोसाइनाइड की, एथिल आइसोसाइनाइड। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा हो रही है, तो राजस्थान में और एमपी में, हरियाणा में और आपका यूपी में। एक क्वेश्चन इससे और बनता है क्या, कि ये आपका सेकंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसकी मेन सेकंड क्रॉप्स थी। ठीक है। ये क्या है, उसकी सेकंड मेन क्रॉप्स थी। ये वाली बात तो आपको पता ही है। इसके अलावा और क्या बन सकती है कहानी, इसके अलावा कहानी ये भी बन सकती है कि मस्टर्ड तो ये हो ही गया, इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें एक डीडीटी यूज़ किया जाता था, उसको जो है वो क्या कर दिया है, बैन कर दिया है पूरी तरीके से। डीडीटी जो है वो क्या कर दिया है, बैन कर दिया। उसका कारण ये रहा कि डीडीटी बैन इसलिए कर दिया कि डीडीटी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करता था, पॉल्यूशन करता था। डीडीटी जो है वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता था, इसलिए बैन कर दिया। डीडीटी की अगर बात करें तो डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राईक्लोरो एथेन होता है। क्या होता है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, ट्राईक्लोरोएथेन इसका नाम है। ये डीडीटी का नाम है, ये ध्यान रखना। अब ये डीडीटी को क्या कर दिया, पूरी तरीके से ये बंद कर दिया। डीडीटी, डाईक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन। सनफ्लावर, इसको कई जगह कहा जाता है क्या, कुसुम। ये भी ध्यान रखना, कुसुम। सनफ्लावर की अगर बात करें तो सनफ्लावर जो है इसमें एक एलिमेंट होता है जो लाइनोलिक एसिड होता है, हम कह सकते हैं लाइनोलिक एसिड होता है। तो लाइनोलिक एसिड की अगर बात करें तो लाइनोलिक एसिड क्या करता है, ये हमारे शरीर के कोलेस्ट्रोल को
कोलेस्ट्रोल को क्या करता है, ये कम करता है। क्या करता है ये, कोलेस्ट्रोल को, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रोल को कम करता है। तो सनफ्लावर का तेल, इसीलिए तो जो हार्ट डिजीज़ वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि आप सनफ्लावर का जो ऑयल है उसका यूज़ कीजिए। ठीक, समझ पा रहे हैं ना। तो ये है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक स्टेट कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कर्नाटक है, उड़ीसा है, और हरियाणा भी करने लगा है और महाराष्ट्र भी करने लगा है। तो ये इसके क्या हैं, प्रोड्यूसर स्टेट हैं। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी एक्चुअल में इंडिया की फसल है नहीं। इंडिया में जो लेकर आए इसको, ये लेकर आए अरेबियन जो है इंडिया में इसको लेकर आए हैं। अरेबियनों ने क्या किया कि कर्नाटक की एक हिल है जिसका नाम है बाबा बुदन सिंह हिल। क्या नाम है, बाबा बुदन सिंह हिल। बाबा बुदन सिंह हिल जो है, बाबा बुदन सिंह हिल में इसको सबसे पहले बोया गया कर्नाटक। तो आज की डेट में भी जो इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में लार्जेस्ट जो कॉफ़ी की अगर बात करें तो वो कर्नाटक ही आपका क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कर्नाटक ही क्या करता है, आपका प्रोड्यूस करता है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद अगला इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि हम वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड की लगभग 3.44% कॉफ़ी जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी 3 किस्म होती हैं। कॉफ़ी की अगर बात करें तो कॉफ़ी की 3 वैरायटी होती हैं। कितनी वैरायटी होती हैं, 3 वैरायटी होती हैं। एक वैरायटी का नाम होता है अरेबिका। ठीक है, अरेबिका। एक होती है रोबस्टा। ठीक है, और एक होती है आपकी लेबेरिका। लेबेरिका। ये वाली जो 2 हैं, अगर आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर में जिसको करके दिखा रहा हूँ, तो ये तो इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं और ये आपका ये होती है ब्राज़ील वगैरह में। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या, कि भारत में कौन सी सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो रोबस्टा है, रोबस्टा ये क्या होती है, भारत में पैदा होती है। कहाँ पैदा होती है, ये भारत में पैदा होती है। रोबस्टा की अगर बात करें तो रोबस्टा भारत में पैदा होती है। क्लियर है बात इतनी। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है, कॉफ़ी बोर्ड की बात कर लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड कि कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है, तो कॉफ़ी बोर्ड आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में क्या है, आपका कॉफ़ी बोर्ड है। कर्नाटक के बेंगलुरु में क्या है, आपका कॉफ़ी बोर्ड है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कॉफ़ी का जो प्लांट होता है, कॉफ़ी प्लांट के बारे में अगर बात करें तो कॉफ़ी प्लांट जो है एक ईयर में 4 बार क्या करता है, एक साल में 4 बार जो है वो क्या देता है, आपकी क्रॉप्स को देता है। ठीक है, कितनी बार, 4 बार क्रॉप्स को देता है। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, विश्व का पहले स्थान का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो करता है आपका ब्राज़ील करता है। और ब्राज़ील के जो कॉफ़ी की जो बागान होते हैं उसको कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है उसको, फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा उसको, फेजेंडा कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा उसको, कहा जाएगा फेजेंडा। फेजेंडा उसको कहा जाता है। क्लियर है। तो कॉफ़ी से तो मुझे लग रहा है मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। अब आते हैं चाय के बारे में। टी, चाय। अगर चाय की बात करें तो चाय से क्वेश्चन ये बनेगा, ये कहाँ का पौधा है। तो चाय जो है ये आपका चीनी या चाइना,
का क्या है, ये चाइना का प्लांट है, चाइनीज प्लांट है। ठीक है। एक बार एक राजा थे जिनका नाम था शेन्नांग। ठीक है, राजा का नाम क्या है, राजा का नाम है नांग। ठीक है, शेन्नांग। तो शेन्नांग राजा एक बार यात्रा पर निकले हुए थे, वो बड़े परेशान थे। तो उनको क्या हुआ कि अचानक से जब वो पानी गर्म कर रहे थे तो 2-3 पत्तियां गिर गई उनके उसमें, और जब उन्होंने पी तो उसको एनर्जी सी मिली। उन्होंने तब देखा कि ये जो है पौधा क्या है आपका, चाय का है। इस तरीके से चाय की खोज हुई। तो पहले नंबर पर अगर देखें तो आज की डेट में चीन ही है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो भारत है, और भारत में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर जो है वो क्या है, असम है, असम है। और फिर आपका आ जाएगा केरला आ जाएगा, और इसके अलावा आपका आ जाएगा कर्नाटका। ठीक है, क्या आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा। तो असम, केरला, कर्नाटका ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूस करते हैं क्या, चाय को। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1840 में क्या हुआ कि पहला, हम कह सकते हैं फर्स्ट चाय का बागान बना। ठीक है, पहला चाय का क्या बना, बागान बना। ठीक है, बागान का मतलब आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, पहला गार्डन जो लगा हमारा 18, कुछ जगह 1839 भी दे रखा है, बट 1839 में बातें चल रही थी, लगा जो था वो 1840 में ही लगा था। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब और देखते हैं, कलर चेंज करके थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक, चाय के अंदर अगर देखें तो जो टी है, टी के अंदर क्या होता है, टी के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। क्या, चाय के एक तो कैफीन पाया जाएगा इसमें। ठीक है, कैफीन पाया जाएगा, और एक पाया जाएगा इसमें टेनिन। क्या पाया जाएगा, एक पाया जाएगा कैफीन और एक पाया जाएगा टेनिन। चाय की अगर किस्म की बात करें, वैरायटी की बात करें कि चाय की जो किस्म है, वैरायटी हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो वैरायटी इसकी दो ही हैं, एक है बोहिया और एक है असमी। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या है, एक तो है बोहिया और एक है आपकी असमी। इसको कई जगह असमिया भी कहा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि असमी और असमिया अलग अलग हैं, कि दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हैं। अब इससे, अब आप ये कह सकते हैं कि भारत की एक ऐसी नकदी फसल है जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा आती है। इससे क्या होता है, इसकी क्वालिटी है कि इससे अधिकतम क्या होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अधिकतम विदेशी मुद्रा इससे क्या होती है, प्राप्त। और वो भी क्या है, फसल के मामले में। और ये फसल कैसी है, ध्यान रखना कि फसल जो है वो नकदी फसल है। और एक दो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये क्या है, श्रम आधारित जो है, श्रम आधारित फसल है। ठीक है, श्रम आधारित का मतलब क्या होगा, श्रम आधारित का मतलब ये होगा कि इसमें लेबर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसमें मेन लेबर जो होती है ना, मेन लेबर इसमें जो होती है वो होती है वुमेन। और इसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि पता होना चाहिए कि कौन सी पत्ती छोड़नी है, कौन सी पत्ती नहीं छोड़नी। ठीक है, तो ये है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन टी बोर्ड की अगर बात करें तो इंडियन टी बोर्ड जो है वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है, इंडियन टी बोर्ड जो है वो कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि इंडियन टी बोर्ड जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, इंडियन टी बोर्ड जो है वो कहाँ पर है, कोलकाता में। समझ गए बात।
आ जाओ अब। चाय की पत्ती भी तो दो तरह की होती हैं, देखा है? तो होती है काली और एक होती है हरी। तो अगर देखा जाए जो हरी वाली होती हैं, तो जो हरी हैं, तो हरी को तो हम कह सकते हैं कि वो अकिण्वित है, मतलब उनका फर्मेंटाइजेशन नहीं हुआ। काली को फर्मेंटाइजेशन हो जाता है, उसको कह देते हैं कि वो किण्वित है। ठीक है, किण्वित है। बात करते हैं किसकी? कॉटन की। तो कॉटन के बारे में बात करते हैं। कॉटन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? कॉटन से, कॉटन का मतलब क्या है? कॉटन का मतलब है मेरे बड़े भाई कपास। कॉटन का मतलब क्या है? कपास है। ठीक है, कॉटन का मतलब क्या है? कपास है। अब कपास से क्या क्वेश्चन बनेगा? कपास से क्वेश्चन यही बनेगा कि ये कैसी फसल है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक मेन रूप से इंडियन क्रॉप्स है, क्योंकि इसकी जो खोज कह सकते हैं, ये इसकी जो हिस्ट्री है, वो बड़े आराम से कह सकते हैं कि वो इंडियन जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन में इसका वर्णन है। और बेसिकली जो आपने वो पढ़ा होगा ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका अच्छा खासा जो है वो क्या है? रूल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका अच्छा खासा वर्णन दिया गया है। इसके अलावा आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में इसका जो है अच्छा खासा क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाता है ये पैदा कौन सी मिट्टी में होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पैदा जो होता है, ये होता है किसमें? ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में ये पैदा होता है। ठीक है, किसमें पैदा होगा? काली मिट्टी में ये पैदा होता है। ठीक है। और भारत में इसकी हाइब्रिड जो हाइब्रिड जो किस्में हैं वो पाई जाती हैं। ये जो है भारत में हाइब्रिड रूप से, हाइब्रिड जो इसका हम कह सकते हैं रूप है, हाइब्रिड रूप से क्या होता है? ये भारत में पाया जाता है। मतलब अब क्या है कि हाइब्रिड इसको बना दिया, एक्चुअली शुरू में हाइब्रिड था नहीं है। और इसी से क्वेश्चन हो जाता है कि इसी को वाइट गोल्ड भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना। इसको सफ़ेद सोना भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? सफ़ेद सोना। ठीक है। और इसको जो है इरिगेशन, इरिगेशन और धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी? सिंचाई और धूप इसको होती है। विश्व की अगर बात करें तो लार्जेस्ट जो प्रोड्यूस कॉटन करने वाली अगर कोई कंट्री है तो वो है इंडिया। विश्व में सर्वाधिक। ठीक है, तो कपास समझ में आया कुछ? ये कपास है। शुगर केन मीन्स गन्ना। ठीक है। और गन्ने के बारे में बात करें तो ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये क्या है?
ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। ठीक, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। इसके लिए आपको एल्यूवल सॉइल और इसके अलावा आपकी जो ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ये तो दो मिट्टियां हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए। जो ये दो मिट्टियां होती है इसमें इसकी फसल सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा 1912 में क्या हुआ कि तमिलनाडु का कोयम्बटूर है, तमिलनाडु का कोयम्बटूर में हमने क्या किया, एक गन्ना प्रजनन संस्थान, ठीक है मेरे भाई, गन्ना प्रजनन संस्थान जो है क्या किया, शुरू किया। ठीक, गन्ने की कृषि के लिए अगर आपसे देखा जाए तो गन्ना प्रजनन स्थान जो है वो कहाँ है आपका, कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गन्ने की कृषि के लिए जो होस्ट होता है ना, आप ये कह सकते हैं कि शुगर केन के लिए जो आपका फोर्स्ट होता है ये जो है हानिकारक होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पाला। एक्चुअल में ये क्या करता है, ये आपकी फसल को क्या कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, तो गन्ने की फसल के लिए फोर्स जो है काफ़ी ख़राब माना जाता है। ठीक, इसके अलावा इसमें एक रोग और होता है जिसका नाम होता है रेड राट। रेड राट एक्चुअल में इसको कई बार ये कहा जाता है कि ये गन्ने का क्या है, गन्ने का कैंसर टाइप में है कि अंदर से गन्ना लाल हो जाएगा और वो जो है वजन भी उसका कम हो जाएगा। अगला रबर के बारे में समझते हैं कि रबर एक अच्छी खासी होता है, प्राकृतिक पौधों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक पौधों से क्या की जाती है, प्राकृतिक पौधों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये प्राकृतिक पौधों से प्राप्त की जाती है। कैसे की जाएगी प्राकृतिक पौधों से, कि इसका एक पौधा लगा दिया जाएगा इस तरीके से और उस पौधे में कट लगा दिया जाएगा और उससे जो दूध कह सकते हैं या कई जगह इसको क्षीर कहा जाता है, उससे जो है क्या हो जाएगा, ये हमारी प्राप्त होगी। ठीक है, इसका जो मेनली सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करने वाला देश है थाईलैंड, और हमारे स्टेट की अगर बात करें कंट्री में तो केरला है। केरला के अलावा आपका कर्नाटक भी है और तमिलनाडु का जो नल्लामाला के आसपास वाला जो एरिया है वो वाला भी। ठीक है, अब ये आपका हो गया रबर से। रबर से ध्यान रखना कि रबर का बेसिकली, हाँ ये सही है यहाँ तक, इससे ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें भी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा बताऊँगा उतनी ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। सेफ्रॉन की अगर बात करें, इसको कहा जाएगा केसर। ठीक है, ये क्या है, केसर। केसर जो है आपका सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर को आप ये भी कह सकते हैं कि इसको केसर की क्यारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केसर की क्यारी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, इसको केसर की क्यारी कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद ये होता किससे प्राप्त है, तो सैफरन कोकस से ये प्राप्त होता है। इसके पौधे को कहा जाता है क्या, सैफरन कोकस से इसे हम क्या करते हैं, सैफरन कोकस से इसे हम प्राप्त करते हैं। सैफरन कोकस से हम इसे प्राप्त करेंगे। इसके अलावा क्या होगा कि ये जो है पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। ठीक है, वर्तिकाग्र से क्या होता है, वर्तिकाग्र से ये प्राप्त होगा। ठीक है, वर्तिकाग्र से ये क्या होता है, वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये आपकी मेजर जो क्रॉप्स थी, क्रॉप्स के बारे में मैंने बता दिया। एक क्रॉप्स और बची है यार, एक क्रॉप्स और बची है जिसका नाम क्या होगा आपका,
स्पाइसेस जो होंगे, स्पाइसेस जो हैं वो और बचा हुआ है, उसको और देख लेते हैं। तो मेजर स्पाइसेस मतलब क्या है इसका, मतलब है इसका मुख्य मसाले। ठीक है, मुख्य मसाले और पढ़ते हैं। मुख्य मसाले कौन से हैं, जैसे रेड चिली की अगर बात करेंगे, रेड चिली का मतलब क्या होगा, रेड चिली का मतलब होगा लाल, मतलब इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लाल मिर्च हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, लाल मिर्च हो जाएगा। लाल मिर्च की अगर बात करें तो यार इससे एक दो क्वेश्चन और बन सकते थे क्या, लाल मिर्च के अलावा क्लू, चलो आगे बता दूंगा, वो मैं आगे बता दूंगा। लाल को जो है वन जाएगा। लाल मिर्च की अगर बात करेंगे तो इसको वंडर स्पाइस होता है। ठीक है, वंडर स्पाइस कहा जाता है इसको, क्या कहा जाएगा इसको, वंडर स्पाइस कहा जाएगा, वंडर स्पाइस इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा वंडर का मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत मसाला। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, अद्भुत मसाला इसको कहा जाता है। विश्व की अगर बात करें तो वर्ल्ड में पहला स्थान जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो किसका है, भारत का। लगभग दुनिया की 50% जो है चिली केवल कौन कर देता है, भारत प्रोड्यूस करता है, साथ साथ में यूज़ भी काफ़ी करता है। ठीक, ध्यान रख, पूछा जाए कि आता है कैप्सिन के कारण, किसके कारण आता है, कैप्सिन के कारण इसमें आता है। ठीक, किसके कारण आएगा, तो आप क्या कहोगे सर, कैप्सिन के, कैप्सिन के कारण जो है इसमें आता है। ठीक है, और ये कैप्सिन क्या करता है, जो जीभ और आपका जो त्वचा है, ये जीभ और त्वचा पर क्या करती है, ये जीभ और त्वचा पर असर करती है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इसमें विटामिन कौन सा होता है, तो इसमें विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा और क्या है कि ये आपका तेलंगाना, तेलंगाना और तेलंगाना के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि तेलंगाना है आपका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इसका प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है। बात करते हैं क्लोव की। क्लोव का मतलब होता है, क्लोव का मतलब होता है लौंग। ठीक है मेरे मित्र, क्लोव का मतलब क्या होता है, लौंग। और ये आपका इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया का ये क्या है, प्लांट है। इसकी सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो इंडोनेशिया में ही क्या है, इसकी खोज हुई थी। तो ये ध्यान रखना कि इंडोनेशिया का क्या है, प्लांट है। ठीक है, इंडोनेशिया का क्या है, प्लांट है। और सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, एक तो है जंजीबार। ठीक है, कहाँ पर, जंजीबार में। इसके अलावा आपका मेडागास्कर है। ठीक है, मेडागास्कर है। और इसके अलावा इंडिया है, यहाँ पर जो है मेजर रूप से मिलता है। एक्चुअल में क्लोव जो है ये होता है आपका एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक होता है क्लोव। तो इसका यूज अच्छा खासा मेडिसिन में भी किया जाता है। और इंडिया में अगर बात करें तो आपका केरला और तमिलनाडु, ये वाली जो एरिया है, और बेसिकली इसका भी जो कार्डेमम है, कार्डेमम हिल जो है वो वाला जो एरिया है, उस एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा अब आएगा आपका ब्लैक पेपर, जिसको कहा जाता है क्या, जिसको कहा जाता है काली मिर्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काली मिर्च। काली मिर्च की अगर बात करें तो ये ऐसा कहा जाता है कि वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से जो है ये क्या हुई है, ओरिजिन हुआ है इसका।
क्या हुआ है इसका, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो वेस्टर्न घाट से हुआ है। ओरिजिन का मतलब हो गया उत्पत्ति, ठीक है। इसका ओरिजिन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वेस्टर्न घाट से हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये आजकल आपकी इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, इसके अलावा आपका चाइना, इसके अलावा आपका ब्राज़ील, ठीक है। इंडोनेशिया, चाइना और ब्राज़ील इसके लिए है, ठीक। और अब ये जो है इसको क्या कह सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इसको सुखाकर जो है क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सुखाकर इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक। क्लियर है इतनी बात। भोजन की अगर बात करें और क्या कर सकते हैं, हाँ यार इसका एक और है कि जो आपका मीट पैकिंग होता है ना, मीट पैकिंग में इसका यूज होता है। मीट पैकिंग में इसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखना, मीट पैकिंग में यूज होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा अब है आपका नेक्स्ट टर्मरिक, जिसको कहा जाएगा मोटे मोटे शब्दों में क्या, हल्दी। बेसिकली ये कई बार तो ये पूछ लेता है ये क्या है, तो एक तरह का तना है, ठीक है। क्या है ये, आपका दक्षिण पूर्व एशिया जो है, यहाँ पर जो है क्या होगा, दक्षिण पूर्व एशिया में जो है ये क्या होता है, पैदा होता है, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। एशिया का दक्षिण पूर्व हिस्सा तो पता होगा ना, एशिया का दक्षिण पूर्व हिस्सा कौन सा है, नहीं पता, ठीक है भाई, ठीक है। साउथ ईस्ट एरिया में क्या होती है, पैदा होती है। अगला क्या है कि इसके लिए मेनली जो आपकी रेड सॉइल होती है ना, रेड सॉइल में ये बहुत अच्छी तरीके से पैदा होती है। इसको रेड सॉइल के साथ साथ जो है रेनफॉल जो है आपका क्या होना चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा रेनफॉल होगा, रेड सॉइल होगी तो, और इसके अलावा आपका जो इरिगेशन है, इरिगेशन भी आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका जो है ये क्या है, अच्छी टर्मरिक होगी, ठीक है। और इसको क्या करते हैं ये अपने आप, ठीक है मेरे भाई, क्या करेंगे, तना को सुखाकर और उबालकर इसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्लियर है इतना। ये कहाँ कहाँ पर आपका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, यहाँ पर है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इसका कलर के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, कलर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सिनेमॉन की बात करें तो सिनेमॉन क्या होता है, इसको कहा जाता है दालचीनी। दालचीनी इसका जो है जन्म जो हुआ था श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। इसका जन्म कहाँ हुआ, श्रीलंका में। और भारत की अगर बात करें तो जो नीलगिरी हिल है और आपका मालाबार जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, इस एरिया में इसको जो है उगाया जाता है। एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है सिनेमोमम, क्या होता है उसका नाम, सिनेमोमम की जो हम कह सकते, सिनेमोमम वीरम और होता है इसका नाम यार, सिनेमोमम वीरम। इसकी जो छाल होती है ना, इसकी जो छाल होती है उससे ये जो है क्या होती है, बनती है, ठीक है। क्लियर है। और सुखाकर जो है इसका मसाले के रूप में, क्या करेंगे, मसाले के रूप में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, सुखाकर इसका मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके अलावा सिल्क और है, सिल्क की भी बात कर लेते हैं। चलो सिल्क क्या है, तो सिल्क एक्चुअल में ये दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो हम नेचुरल वाले की बात कर रहे हैं ना कि इसकी, तो इसको तो बात करनी नहीं है इसकी।
तो एक्चुअल में रेशम जो है ये 3-4 टाइप का है। भारत में तो सारे टाइप का मिल जाता है। जैसे एक है आपका टसर रेशम। टसर रेशम की अगर बात करें तो टसर रेशम आपका झारखंड में मिलेगा। टसर रेशम झारखंड में मिलेगा। इसके अलावा आता है आपका एक ओक टसर। ओक टसर, ओक टसर होगा मणिपुर में। एक होता है आपका मूंगा, मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क की अगर बात करेंगे तो ये होगा आपका मणिपुर में। ठीक है। इसको कई जगह इरी रेशम भी कहा जाता है, इरी सिल्क। कंफ्यूज नहीं होना कि इरी क्या है, तो इरी यही है। ठीक है। और ये क्या बनती है, और इसका एक इसके अलावा एक और है कि कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, कि जो त्यौहार हैं वो कौन कौन से त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं किससे, आपके फसल कटाई के ऊपर। जैसे आपका पोंगल है तो वो मनाया जाता है कहाँ पर, तमिलनाडु में। ओनम की अगर बात करें तो ओनम बहुत फेमस है केरला में। थुआरी की अगर बात करें, थुआरी की अगर बात करें तो ये है आपका कर्नाटका में। और एक आता है वैसाखी की अगर बात करें तो पंजाब में है। एक है नाबानिया। नाबानिया की अगर बात करें तो ये होता है आपका वेस्ट बंगाल में। एक आता है आपका बिहू, ये तो सबको पता होगा, असम। एक है आपका मकर संक्रांति, ये नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ये आपके मेजर साइट। ठीक।